जी गुड इवनिंग। जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो। जितने भी लोग फिलहाल लाइव हैं फटाफट कमेंट कर दो। शुरू करते हैं आज का सेशन। 7 बज चुके हैं, चलिए बताइए फटाफट। आवाज सही आ रही है क्या? देखिए जी, फिर फटाफट शेयर कर दो। जो लोग भी जुड़े हैं स्टार्ट बाद में करेंगे, पहले आप लोग शेयर कर दीजिए जो भी हैं। वेरी गुड इवनिंग, शेयर कर दो पहले। आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है जो कि एसएससी और एचएसएससी के लिए हम जीके एमसीक्यू कर रहे थे। यार पहले शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। आज टारगेट है लाइव 50+ का। 50+ लाइव का टारगेट आज पूरा करवाना है आप लोगों को। फटाफट शेयर करो और जितने लाइव होंगे उतने लाइक भी होंगे, ठीक है। चलिए जी, कोशिश करूंगा आगे ऐसे ही लाइव आकर के क्लास लूं। तो करें स्टार्ट। चलो फिर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आप लोगों ने इससे पहले इसके बारे में सुना है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक प्रकार का समझौता है, एक संधि है, जिसके बारे में बताऊंगा अगली स्लाइड पे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ओजोन परत का संरक्षण करना। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत आएंगे, ठीक है। ओजोन परत का संरक्षण करना इसका सही उद्देश्य होगा। देखिए, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो 16 सितंबर 1987 को अपनाई गई थी। एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल अलायंस है, जो कि 1987 को बनाया गया था। इसका उद्देश्य पृथ्वी के ओजोन परत के संरक्षण में योगदान देने का वाले रसायनों के उत्पादन और उपयोगों में विनियमित करना था। मतलब जो भी उत्पाद ओजोन परत को ठेस पहुंचाते हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए इसने कदम उठाए हैं, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब है ओजोन परत का संरक्षण करना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इसका आंसर बताइए जी। फतेहपुर सीकरी को किस मुगल शासक के द्वारा राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? फतेहपुर सीकरी जो है ना, ये 1571 में बसाया था अकबर ने। किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था 1571 में। और ये बसाया था अपने पुत्र सलीम के जन्म के उपलक्ष्य पे। सलीम का जन्म हुआ वहां पे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। तो अकबर ने इसको लगभग 15 साल के लिए अपनी कैपिटल माना था। अकबर ने इसको 15 साल के लिए अपनी कैपिटल माना था। यार फटाफट शेयर कर दो, इतनी संख्या में काम नहीं चलेगा, शेयर करो पहले फटाफट। 15 साल के लिए अपनी कैपिटल माना था। ये आगरा से 34 किलोमीटर दूर है, 34 किलोमीटर अवे फ्रॉम आगरा। ठीक है। बाबर ने भारत में बाग बनवाने स्टार्ट किए थे। हुमायूं ने दीन पना नगर बसाया था। जहांगीर ने एक सोने की जंजीर लगवाई थी न्याय के लिए। और अकबर फतेहपुर सीकरी व आगरा का लाल किला, इन सब का निर्माण करवाया था अकबर ने। समझ में आ गई बात? चलिए जी आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा जी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? सुनिए मेरी बात। बाणभट्ट जो है ना, ये था हर्षवर्धन के दरबार में। हरिसेन, समुद्रगुप्त, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान और भवभूति, ये दक्षिण भारत में था। अब देखो, इन सब की रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित, हरिसेन ने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति। एक एक बात लिख लो भाई, पेपर में आएंगे और ये क्लास अब रेगुलर रहेगी आपको सिखाने के लिए। चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। वैभव भूति ने लिखी है उत्तर रामचरितमानस।
उत्तर रामचरितमानस। अच्छा, रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने। इसका आंसर क्या होगा? हरिसेन समुद्रगुप्त। हमें समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति कहां लिखी हुई है? प्रयागराज के स्तंभ के ऊपर। प्रयागराज में जो स्तंभ लेख है ना, उसके ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, आवाज सही आ रही है अब? चलिए शेयर कर दो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, शेयर कर दो फटाफट। जो लाइव हैं एक बार तो तुरंत लाइक करो और शेयर करो फटाफट। आज का टारगेट है 50+। अगर आज 50+ लाइव होते हैं तो क्लास आगे करने में मजा भी आएगा फिर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये हो गया। ये अच्छा मैंने बता भी दिया आपको, चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज के समय में थे। बहुभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए जी, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? माड़ मिट्टी ये ऐसी मिट्टी है जो कि उपजाऊ नहीं है और ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भारत में पाई जाती है। साउथ यूपी में पाई जाती है जी माड़ मिट्टी। ठीक है, चलिए इस मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में आपको बता देता हूं। इस मिट्टी में 60% आयरन है, 15% एल्यूमिनियम है, सॉरी सिलिका है 60%, और लोहा है 15% और एल्यूमिनियम है 25%। तो इतने सारे ये जो तत्व हैं इसके अंदर, इस प्रकार की मिट्टी कृषि करना कठिन होता है। यहाँ पे ये उपजाऊ मिट्टी नहीं है माड़ मिट्टी, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। कहां पर? साउथ यूपी में। साउथ यूपी में, ठीक है, जिसमें सिलिका, लोहा व एल्यूमिनियम इनकी मात्रा ज्यादा होती है। चलिए आगे देखिए, पहले तो ये बताओ कमेंट करके आज के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? क्या आज के क्वेश्चन सही है, फिट हैं आपके हिसाब से? चलिए जी फिर आगे देखिए, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? देखो 4 वेद, चारों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे प्राचीन, सबसे पहला ऋग्वेद है, ऋग्वेद ही इसका आंसर होगा। यजुर्वेद एक ऐसा वेद जो कि गद्यांश व पद्यांश दोनों में लिखा हुआ है। गद्यांश व पद्यांश दोनों में लिखा हुआ है। अथर्ववेद जिसमें से लिए हैं जादू टोने, जिसमें से लिए गए हैं जादू टोने। सामवेद संगीत से संबंधित, म्यूजिक जहां से लिया गया है। ठीक है, तो इनमें सबसे प्राचीन संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देता है ऋग्वेद, जिसके अंदर 10 मंडल हैं, और इसका जो 10वां मंडल है ना, इसी में बता रखे सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में, कास्टिज्म के बारे में इसके अंदर बता रखा है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ये सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं, आगे भी होती रहेंगी। ठीक है, बताइए कंफर्म है? चले आगे यार, एक बार शेयर कर दो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर करते रहो सेशन को। लाइक भी, जो लाइव हैं वो लाइक करेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे। आज आप लोगों से बात क्यों नहीं कर पा रहा? आज क्वेश्चन बहुत कम है, आप लोगों से बात करके टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे जैसे जैसे हम लंबी क्लास लेंगे तब बात भी क्या करेंगे। ठीक है, एक बार शुरुआत में हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है। देखिए जी, प्लासी के युद्ध के बाद, यानी कब हुआ था? 1757 में। किसे बंगाल का नया नवाब बनाया गया था? देखो जो सिराजुद्दौला है ये प्लासी की लड़ाई में शामिल था। सिराजुद्दौला के साथ ही तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है जी, प्लासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। तब लालच दिया गया था मीर जाफर को। इसके तुरंत बाद अगला नवाब बनाया गया था मीर जाफर को। चले मैं इन सब का ही कार्यकाल लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, जो सिराजुद्दौला है ये बनाया गया था 1756 में, 1757 तक रहा। मीर जाफर 1757 से लेके 60 तक। अली वर्दी खां 1740 से लेके 1756 तक। मीर कासिम 1760 से लेके 63 तक। तो प्लासी की लड़ाई में तो ये बंदा शामिल था, लेकिन अगला नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को। 1757 के बाद मीर जाफर को, मीर जाफर बना था नवाब। देखो कहानी शुरू होती है अली वर्दी खां से। अली वर्दी खां का नाती था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, मीर जाफर का दामाद मीर कासिम। अंग्रेजों ने जल्दी जल्दी नवाब बदलने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई के अंदर कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई के बाद कौन था? मीर जाफर। समझ में आ गई बात? और बैटल ऑफ प्लासी भारत में मानी जाती है ब्रिटिश साम्राज्य की नींव। प्रॉपर अगर बात करें तो 23 जून 1757 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। क्लियर है जी?
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शेयर कर दो भाई, देखता हूं कितने लोग शेयर करेंगे। बताओ किस किस ने शेयर किया अभी। चलिए फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के शुरू किए थे? एक तो जीतल और एक टका। टका जो था वो चांदी का था। ये दोनों ही प्रकार के सिक्के स्टार्ट किए थे इल्तुतमिश ने शुरू किए थे। पहली टकसाल, टकसाल क्या होती है? मेंट, जहां सिक्के बनते हैं, सिक्के बनाने की फैक्ट्री इल्तुतमिश ने लगाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक एक मूर्ख शासक के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक भारत में प्रशासनिक कार्य बहुत ज्यादा करवाए थे। अच्छा, इसके भी सिक्के थे फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे टोकन, नकली सिक्के। फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे अधा और भिक। ठीक है, इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। ये बात तो सबको पता है ना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। टारगेट है यार लाइव और लाइक 50+। देखता हूं आज की क्लास में होंगे कि नहीं होंगे। मेजिनोट रेखा, अच्छा ये क्वेश्चन था बीच में कट गया है कि ये रेखा किन दो देशों के बीच में बाउंड्री बनाती है? ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में बाउंड्री बनाती है। ठीक है, मेजिनोट जो रेखा है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक बाउंड्री का नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? ग्रैंड कैनियन जो है किस देश में स्थित है, ये क्या होती है मैं आपको अभी बताऊंगा। ये अमेरिका में स्थित है। ये ज्योग्राफी का एक वर्ड है और ग्रैंड कैनियन का मतलब होता है एक तरीके की घाटी। एक तरीके की घाटी है जहां से पानी बहता है। ठीक है, यह मिट्टी के कटाव से बनी होती है, कैनियन जिनको बोलते हैं। और ग्रैंड कैनियन जो है वो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो एक तरीके की घाटी बोलेंगे आप। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इसी समाज से संबंधित इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी बुक लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश। और इसी किताब में इन्होंने वेदों के बारे में जानकारी दी, वेदों को दर्शाया है इसमें। और इसी किताब में इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये बात दयानंद सरस्वती ने कही है। ठीक है, इसके बाद देखिए जी, आंसर होगा आर्य समाज। इसके अलावा इसमें जो ब्रह्म समाज दे रखा है, राजा राम मोहन राय, चिमन्य मिशन, चिमन्यानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए यार एक बार तो शेयर कर दो। देखिए संख्या बहुत कम है भाई, बहुत कम है। उस हिसाब से क्लास आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा मैं आप लोगों की, जैसे जैसे आप लोगों की संख्या बढ़ेगी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये जी जबरदस्त क्वेश्चन है। 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? मेरी बात सुनिए। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, GOI, इसके तहत बताया गया कि अब 11 प्रांतों में चुनाव होंगे और उन 11 में से एक बिहार भी था। ठीक है, तो उनमें पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में आया था? मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। ठीक है, आपको मैं इसकी डिटेल बताता हूं, देखिए मेरी बात सुनिए। मार्च 1937 में बिहार में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। 1937 में, क्योंकि 11 राज्यों में चुनाव हुए थे, बिहार में हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी, क्योंकि कांग्रेस ने 11 में से 8 राज्यों में सरकार बना ली थी। बिहार में भी यही हालात था। बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस ने नेतृत्व में मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी दूसरे स्थान पर रही। ये दूसरे स्थान पर रही है मुसलमानों की पार्टी। बैरिस्टर मोहम्मद ने सरकार बनाई और बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। मेरी बात सुनिए, उस समय क्या होता था, पूरे देश में केंद्र में बैठेगा वायसराय और राज्यों में 11 राज्यों में बनेंगे प्रधानमंत्री। सीएम नहीं बनते थे, प्रधानमंत्री बनते थे। तो इसने जाकर के
मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी थी, अल्लाह लोगों के साथ गठबंधन करके और प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, तो बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में यानी कि भारतीय मंत्रालय आ गया है किसके अधीन? मोहम्मद यूनुस। उस समय लगभग 1580 सीटों पे चुनाव हुए थे। चलिए, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की ही थी। वह पहला सुल्तान जिसने अपना चित्र रूप सही सभी बनवाया था, यानी कि किसने पहली बार अपना कंप्लीट चित्र बनवाया था? ये नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने पहली बार, हालांकि चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के टाइम को, लेकिन महमूद गजनवी वो पहला शख्स है जिसने अपना कंप्लीट चित्र बनाया था, जिसे बोलते हैं सबे। ठीक है, पूरी फोटो। चलिए आगे देखिए, कुछ क्वेश्चंस बड़े खतरनाक हैं ये। जहांगीर ने वैष्णव संत गोसाई जद्रूप से किस स्थल पर मुलाकात की थी? जहांगीर ने वैष्णव संत के गोसाई से जद्रूप से मुलाकात की थी, और ये मुलाकात इनकी उज्जैन में हुई थी। उज्जैन, जिसका प्राचीन नाम है अवंती, जिसको माहेस्मते भी कहा जाता है। माहेस्मते। ठीक है, तो आंसर होगा उज्जैन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की जानकारी मिलती है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे बाजार को कंट्रोल कर लिया था, दाल चीनी सब का रेट खुद फिक्स करता था। तो उस समय की लिखी हुई कुछ किताबें हैं, तारीख ए फिरोज शाही, ये बर्नी द्वारा लिखी गई है। रेहला इबन बतूता, अफ्रीका से आया था 1333 में। खजाइनुल फुतूह, ये लिखी है अमीर खुसरो। और मैं आपको बता दूं, इन तीनों किताबों से जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए क्या क्या काम किए थे। तो आंसर होगा 1 2 3, 1 2 3, यहां पर उपयुक्त सभी, इन सभी में। ठीक है, 1 2 3, यानी कि इन सभी किताबों से, हालांकि अमीर खुसरो तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन ही थे, लेकिन ये लोग बाद में, उन्होंने भी लिखा कि पहले अलाउद्दीन ऐसे काम कर चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए जी, पादरी हड़प्पा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? पादरी एक हड़प्पन साइट है जहां से ज्यादातर कंकाल मिले हैं, और ये साइट, चलिए आप लोग बताइए, कमेंट करके देखता हूं किस किस का सही होगा। क्या ये हरियाणा में है, क्या राजस्थान में, क्या गुजरात में, क्या है उत्तर प्रदेश में? पादरी हड़प्पन एक साइट है, कहां पर स्थित है बताइए फटाफट। कहां पे बता रहे हो? वाह जी वाह, गुजरात। पादरी जो है एक हड़प्पन साइट, जो कि कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को खुफिया कातिल की संज्ञा दी गई? मेरी बात सुनिए, दिल्ली सल्तनत में जो तीसरा शासक था ना, इल्तुतमिश, ध्यान से सुनना, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने खरीदा था बलबन को एक गुलाम के तौर पे, लेकिन बाद में बलबन का इतना प्रमोशन, एक बार आंसर बाद में दे लेना आप लोग, सुन लीजिए पहले। बलबन का इतना प्रमोशन कर दिया था कि बलबन को सबसे बड़ा पद दिया आमीर ए आखुर। आमीर ए आखुर का पद दिया गया बलबन को। ठीक है, आमीर ए आखुर का पद। तो इल्तुतमिश के मरने के बाद सिस्टम इतना खराब हो गया कि चौथे नंबर पे आया इसका बेटा फिरोज शाह। इसकी किसी कारणवश हत्या हो गई। फिरोज शाह के बाद आई रजिया, रजिया भी षड्यंत्र का शिकार हुई। रजिया के बाद आया उसका भाई बहराम शाह, बहराम शाह भी षड्यंत्र का शिकार हुआ। 7वें नंबर पे आया मसूद शाह, ये भी षड्यंत्र का शिकार हुआ। और 8वें नंबर पे आया निसरुद्दीन महमूद, ये भी षड्यंत्र का शिकार हुआ। 9वें नंबर पे आ गया बलबन। अब जब बलबन गद्दी पे बैठा, ये तीसरे शासक के समय में आया था और 9वें नंबर पे खुद गद्दी पे बैठ गया। 3 से 9 के बीच जितने भी हत्याएं हुई है बलबन ने करवाई है। किसने करवाई है? बलबन ने। खुफिया कातिल कौन हुआ? बलबन। समझ में आ गई बात? बलबन हुआ जी दिल्ली सल्तनत में खुफिया कातिल। खुद ने कुछ नहीं किया, मरवाया लोगों को।
और देखिए, इल्तुतमिश खरीद के लाया था, इल्तुतमिश के बाद 5 शासक और आए, फाइनली बलबन को गद्दी मिली। समझ गए बात को? चलिए इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट कीजिए, फटाफट क्लिक। चलिए धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी भाई। कल की क्लास जो थी वो 10 मिनट की थी, आज की थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद आधे घंटे की, उसके बाद 1 घंटे की। समय बढ़ेगा जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी। कर दो शेयर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान। लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान, ये बुक किसने लिखी है? के एम अशरफ ने। के एम अशरफ द्वारा लिखी गई है ये बुक, लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ऐसे ऐसे किताबें पेपर में आ जाती है, के एम अशरफ द्वारा लिखी गई थी। याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती, एक बार देख लिया किताब का नाम, राइटर का नाम, पेपर में आएगा, अपने आप कर दोगे। चलिए जी, आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद। पहली बात है कि गीत गोविंद लिखी किसने थी? गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने, और गीत गोविंद का इंग्लिश में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का इंग्लिश में अनुवाद किया था। ठीक है, इंग्लिश में अनुवाद, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इसको, गीत गोविंद को। मुझे बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आज के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे मुझे एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट। और फिर बहुत जल्द आप लोगों को आगे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि अगली वीडियो आपकी 30 मिनट से ज्यादा होगी, कोशिश करूंगा कि वो 1 घंटे तक हम पहुंचेंगे। तो बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, फटाफट कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप लोग रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में, अभी लाइव कमेंट में नहीं, बाद में आप लोग ऑफलाइन जब हो जाएंगे कमेंट करेंगे, उन कमेंट के बेस पे ही आप लोगों को मैं अगली वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। और ध्यान रहे, जो भी कमेंट इसके बारे में अच्छा होगा, एक नया रूल सुन लीजिएगा, जो भी कमेंट इसके बारे में पॉजिटिव अच्छा होगा, उस कमेंट को मैं अगली वीडियो में पोस्ट भी करूंगा। अगली वीडियो में उस बच्चे का नाम और उस कमेंट का नाम लिया जाएगा। तो चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आज मैं आप लोगों में से किसी का भी नाम तो नहीं ले पाया, लेकिन आगे 10 वीडियो तक ऐसे ही चलाएंगे। एक बार 10 वीडियो के बाद आप लोगों का नाम, आप लोगों से बातें, सब वो फ्लो हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन पहले फोकस होगा सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे। समझ में आ गई बात? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।